आज हम लोग रे ऑप्टिक्स में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पर विचार करेंगे जो 12 के ऑब्जेक्टिव व्यू पॉइंट से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, जिसमें मिरर के बारे में हम लोग को पढ़ना है। मिरर में प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर। तो सबसे पहले हम लोग प्लेन मिरर से स्टार्ट करते हैं। प्लेन मिरर अर्थात समतल दर्पण। समतल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या दोनों अनंत होता है एवं क्षमता शून्य होती है। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा होता है। समतल दर्पण में वस्तु का आकार एवं प्रतिबिंब का आकार आपस में बराबर होता है। समतल दर्पण में जितनी दूरी पर वस्तु होती है, प्रतिबिंब भी उतना ही दूरी पर बनता है। यदि कोई वस्तु समतल दर्पण की ओर x मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील रहता है तो प्रतिबिंब का वेग -x मीटर पर सेकंड होगा और वस्तु एवं प्रतिबिंब के बीच आपेक्षिक वेग 2x मीटर पर सेकंड होगा। यदि कोई दर्पण किसी वस्तु की ओर 22 मीटर पर सेकंड वेग से गतिशील है तो प्रतिबिंब का वेग 22 मीटर पर सेकंड होगा। यदि कोई दर्पण अर्थात समतल दर्पण, यदि कोई समतल दर्पण किसी वस्तु की ओर 22 मीटर पर सेकंड वेग से गतिशील है तो मीटर पर सेकंड होगा। यदि किसी व्यक्ति को समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखना हो तो समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। यदि आपतित किरण को नियत रखते हुए समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूम जाती है। यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे के समानांतर हो और उन दोनों समतल दर्पण के बीच कोई वस्तु स्थित हो तो उस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब की जो संख्या होगी वह अनंत होगी। यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे से थीटा कोण पर झुके हों तो उस स्थिति में 360 डिग्री बटे थीटा हमेशा विषम होगा और इससे बने प्रतिबिंब की संख्या इसकी स्थिति पर निर्भर करेगी। यदि 360 डिग्री बटे थीटा सम हो तो उस स्थिति में बने प्रतिबिंब की संख्या कैपिटल N बराबर 360 डिग्री बटे थीटा -1 होगा। यदि 360 डिग्री बटे थीटा विषम हो अर्थात ऑड हो तो उस स्थिति में इससे बने प्रतिबिंब की संख्या कैपिटल N बराबर 360 डिग्री बटे थीटा ही होगा। यदि सम अथवा विषम में ना हो करके फ्रैक्शन में हो, फ्रैक्शन मीन दशमलव में हो, तो उस स्थिति में प्रतिबिंब की संख्या जो होगी वो दशमलव के ठीक पहले वाली संख्या होगी। दशमलव के ठीक पहले वाली संख्या सम हो अथवा विषम हो वही होगी। इस प्रकार से समतल दर्पण से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से और कंपटीशन व्यू पॉइंट से भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। अब हम लोग इसके बाद गोलीय दर्पण पर विचार करते हैं। गोलीय दर्पण में सबसे पहले उत्तल दर्पण, जिसे हम लोग कन्वेक्स मिरर कहते हैं। उत्तल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है हमेशा आभासी होता है और वस्तु से छोटा होता है। अवतल दर्पण में जो आभासी प्रतिबिंब होता है वह वस्तु से बड़ा होता है। जब वस्तु को फोकस एवं ध्रुव के बीच में रखा जाता है तो इस स्थिति में जो प्रतिबिंब बनता है वह अवतल दर्पण के पीछे बनता है, आभासी बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। मीन्स अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसमें वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनता है तथा साथ ही साथ अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसमें प्रतिबिंब वस्तु के बराबर भी बनता है, वस्तु से बड़ा भी बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। यह भिन्न भिन्न स्थिति पर निर्भर करता है। इसके बाद फिर हम लोग अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण के अगर प्रतिबिंब पर विचार करें तो इस स्थिति में समतल दर्पण के द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण के द्वारा भी आभासी प्रतिबिंब बनता है
और अवतल दर्पण के द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनता है। लेकिन तीनों के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है इसमें अंतर होता है। अवतल दर्पण में जो आभासी प्रतिबिंब बनता है वह वस्तु से बड़ा होता है, उत्तल दर्पण में जो आभासी प्रतिबिंब बनता है यह वस्तु से छोटा होता है, और समतल दर्पण में जो आभासी प्रतिबिंब बनता है यह वस्तु के बराबर बनता है। अब इस सब के लिए अगर आवर्धन पर हम लोग विचार करें, आवर्धन जिसे हम लोग मैग्निफिकेशन कहते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन जिसे हम लोग स्मॉल m से सूचित करते हैं। अगर प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार दोनों बराबर है तो उस स्थिति में आवर्धन m बराबर 1 होता है, और अगर प्रतिबिंब जो है वस्तु से बड़ा है तो उस स्थिति में m ग्रेटर देन 1 होता है, और यदि प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है तो उस स्थिति में m लेस देन 1 होता है। मींस m लेस देन 1 का अर्थ है कि प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है, m ग्रेटर देन 1 का अर्थ है प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होता है, और m इक्वल टू 1 का अर्थ है प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होता है। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का मान जो होता है वह ऋणात्मक होता है, और आभासी मींस वर्चुअल इमेज के लिए जो मैग्निफिकेशन का वैल्यू होता है वह धनात्मक होता है। इसके बाद अगर इन अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग पर विचार करें तो उत्तल दर्पण का जो उपयोग है, स्ट्रीट बल्ब, जो सड़क के किनारे जो खंभे होते हैं, पोल होते हैं, उस पर जो बल्ब लगा रहता है उसके परावर्तक के रूप में जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और साइड मिरर, मोटर कार चालक के बगल में जो मिरर होता है इसमें भी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का प्रयोग सेविंग मिरर के रूप में किया जाता है, मेकअप मिरर के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नाक कान गले के डॉक्टर भी सूक्ष्म चीजों का इलाज करने के लिए अपने माथे में अवतल दर्पण को लगाते हैं। इसके बाद फिर अवतल दर्पण का उपयोग मोटर कार या फिर ट्रेन या फिर बस के हेडलाइट में परावर्तक के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि उसमें फोकस पर जब वस्तु को रखा जाता है तो अनंत तक, लंबी दूरी तक प्रकाश किरण को भेजता है, इसीलिए परावर्तक के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग विचार करेंगे प्रकाश के अपवर्तन पॉइंट पे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपनी पथ से विचलित हो जाती है, इसी घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के का जो अपवर्तन का जो कारण है यह प्रकाश के चाल के बदल जाने के कारण से होता है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की चाल, तरंगदैर्घ्य, तीव्रता, आयाम सभी चीज बदल जाता है, परंतु प्रकाश की आवृत्ति और प्रकाश का रंग जो है ये नहीं बदलता है। प्रकाश का जो रंग है ये निश्चित होना प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। 1 मार्क्स में एग्जाम में पूछ चुका है, 12 के एग्जाम में, कि प्रकाश का निश्चित रंग होना ये किस पर निर्भर करता है, आवृत्ति पे, तरंगदैर्घ्य पे, चाल पे, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पे मींस वेवलेंथ पे निर्भर करता है प्रकाश का रंग का निश्चित होना। इसीलिए कहा जाता है कि भिन्न भिन्न रंगों के जो तरंगदैर्घ्य होता है वो भिन्न भिन्न होता है। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य जो होता है दृश्य प्रकाश में, विजिबल लाइट में, सन रेज में सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल रंग का, और सबसे कम तरंगदैर्घ्य जो होता है वह बैंगनी रंग का होता है। तो प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। यहाँ पर पॉइंट एक क्रांतिक कोण आता है, क्रिटिकल एंगल जिसे हम लोग कहते हैं। क्रिटिकल एंगल क्या है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री मींस R इक्वल टू 90 डिग्री हो जाता है, तो उस स्थिति में जो आपतन कोण होता है वह क्रांतिक कोण कहलाता है, मींस I इक्वल टू C हो जाता है। मींस क्रांतिक कोण के लिए शर्त होता है कि प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए, और अपवर्तन कोण अर्थात R का जो वैल्यू होना चाहिए वह 90 डिग्री होना चाहिए। आपतन कोण और अपवर्तनांक में संबंध म्यू बराबर फॉर्मूला होता है 1/sin C। ये म्यू बराबर 1/sin C का अर्थ यहाँ पर है, एक बात स्पष्ट होता है 1 मार्क्स के लिए, कि जिस रंग का अपवर्तनांक या जिस भी पदार्थ का अपवर्तनांक अधिक होगा उसमें उसका क्रांतिक कोण का मान कम होगा। जैसे लाल रंग और बैगनी रंग के लिए ले लें तो हम जानते हैं कि लाल रंग का जो अपवर्तनांक होता है वो बैगनी रंग के अपवर्तनांक से कम होता है।
मीन्स लाल रंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो बैगनी रंग मीन्स वायलेट कलर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम होता है, तो उस कंडीशन में रंग का जो क्रांतिक कोण होगा वह अधिक होगा और बैगनी रंग का जो क्रांतिक कोण होगा वह कम होगा। क्योंकि लाल रंग का आवर्तनांक कम होता है तो आवर्तनांक कम होगा, तो उस कंडीशन में क्रांतिक कोण अधिक होगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है म्यू बराबर 1/sin c, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहां पर एक शब्द अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है कि किसी भी माध्यम के विरलता और सघनता को वह बतलाता है, इसके द्वारा किसी भी माध्यम के विरलता और सघनता को मापा जाता है। हवा का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, किसी भी माध्यम के अपवर्तनांक को हम लोग हवा के सापेक्ष ही मापते हैं। जैसे पानी का अपवर्तनांक 1.33 होता है, इसका मतलब पानी जो है हवा के सापेक्ष 1.33 गुना जो है सघन है। इसी प्रकार शीशे का अपवर्तनांक 1.50 होता है, तो इसका मतलब शीशा जो है हवा के सापेक्ष 1.50 जो है वह सघन है। इसे हम लोग a म्यू g इक्वल टू बोलते हैं 1.50। अब क्या है कि सबसे कम अपवर्तनांक जो होता है वह हवा का होता है और सबसे अधिक अपवर्तनांक जो होता है वह जो होता है डायमंड का मीन्स हीरे का होता है। हवा का अपवर्तनांक 1 होता है और जो डायमंड का अपवर्तनांक होता है वह 2.42 होता है। 1 मार्क्स एग्जाम में पूछता है कि सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है। जिसका अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा वह उतना ही कठोर होगा, मीन्स सबसे अधिक कठोर हीरा, तो सबसे ज्यादा अपवर्तनांक जो होता है हीरे का होता है और सबसे कम अपवर्तनांक जो होता है वह हवा का होता है, अर्थात हवा का अपवर्तनांक जो होता है 1 होता है। अपवर्तनांक के पदों में कुछ फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो सबसे पहले आता है स्नेल का नियम म्यू इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर, म्यू इक्वल टू 1/sin c। फिर प्रकाश के चाल के पदों में अगर अपवर्तनांक का सूत्र देखें तो म्यू बराबर ca बटा cm, मीन्स हवा में प्रकाश की चाल और बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। फिर प्रकाश के तरंग दैर्घ्य के पदों में अपवर्तनांक का सूत्र प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के पदों में म्यू बराबर लेमड़ा a बटा लेमलू, मीन्स निर्वात अथवा हवा में प्रकाश का तरंग दैर्घ्य और बटे माध्यम में प्रकाश का तरंग दैर्घ्य। उसी का समीकरण म्यू बराबर a प्लस b बटे लेमडा स्क्वायर प्लस c बटे लेमडा पर पावर 4 प्लस d बटे लेमडा पर पावर 6 डॉट 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 डॉट। यहाँ a b c जो है वह भिन्न भिन्न रंगों के लिए नियतांक है एवं लेमडा प्रकाश का तरंग दैर्घ्य है। इसी सूत्र से स्पष्ट होता है कि जिस रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होगा उस रंग का जो है अपवर्तनांक जो होगा वह कम होगा। तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक, तो लाल रंग का अपवर्तनांक जो होता है वह कम होता है। और बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य कम होता है, इसलिए बैगनी रंग का जो अपवर्तनांक होता है वह जो होता है अधिक होता है। म्यू बराबर वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। अब हम लोग प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित कुछ उदाहरण, जैसे सूर्य अस्त होने के पश्चात भी सूर्य का दिखाई पड़ना प्रकाश के अपवर्तन का कारण है। तारे का आकाश में टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन का कारण है। पानी में रखी हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई पड़ना प्रकाश के अपवर्तन का ही कारण है। तथा पानी में रखा हुआ सिक्का का तल ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ना प्रकाश के अपवर्तन का ही कारण है। प्रकाश के अपवर्तन में वस्तु की स्थिति पर भी प्रभाव पड़ता है। प्रकाश के अपवर्तन का वस्तु की स्थिति पर भी प्रभाव पड़ता है। अगर कोई वस्तु जल के अंदर रखा हो और अगर हम लोग उसको ऊपर से देखते हैं तो अपने वास्तविक स्थिति से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है। जैसे अगर पानी के अंदर अगर कोई मछली तैर रही है और उस पर अगर हमको निशाना लगाना है तो जहां पे देख रही है उससे निशाना हमको नीचे लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो वास्तविक स्थिति से अपवर्तन के कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होती है। ठीक उसी प्रकार से अगर कोई वस्तु आकाश में उड़ रहा है, जैसे हवाई जहाज हो या चिड़िया आकाश में उड़ रही है और उसे हम लोग निशाना लगाना है, तो निशाना हमको उससे कुछ नीचे लगाना पड़ेगा, क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन के कारण से वह वास्तविक स्थिति से कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होगी। तो वास्तविक स्थिति से कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होगी तो हमको वास्तव में उस पर निशाना लगाने के लिए उससे कुछ नीचे निशाना हम लोग को लगाना पड़ेगा। अब हम लोग विचार करते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉइंट पे। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण का मान यदि क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, डेंसर से रेयर में, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में प्रवेश करती है और यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए
तब इस स्थिति में प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ना जा करके पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश की इसी घटना को हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशन है कि प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में नहीं जाना चाहिए, और ये जो आपतन कोण का मान जो होना चाहिए ये क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इसका भी कुछ अनुप्रयोग एप्लीकेशंस हैं। फर्स्ट है कि ये हीरे का चमकना, हीरा जो चमकता है यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से ही चमकता है। 1 मार्क्स में अक्सर है ये सारे क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाते हैं। पानी के अंदर वायु का बुलबुला चांदी की तरह चमकता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से ही चमकता है। पानी के अंदर प्रखनली जो है ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से ही चमकता है। शीशे फूट जाने पर उसका दरार जो है ये चांदी की तरह चमकता है, ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से ही चमकता है। पोरोप्रिज्म अर्थात समकोणिक प्रिज्म जिसे हम लोग कहते हैं, इसमें ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाशिक तंतु भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाशिक तंतु हमेशा एग्जामिनेशन में पूछता है कि प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर जो है यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। कंपटीशन में भी पूछता है तो ऑप्टिकल फाइबर जो है यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के ही सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें एक उच्च क्वालिटी का कांच का ये धागेनुमा संरचना होती है, ये जिसे हम लोग क्वार्ट्ज कहते हैं, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7 होता है। ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछता है कि जो कांच उच्च क्वालिटी का कांच होता है उसका अपवर्तनांक कितना होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे क्वार्ट्ज कहते हैं, और इसका अपवर्तनांक जो होता है 1.7 होता है। इसे खरोच ना आए इसलिए इसके ऊपर जो है कम अपवर्तनांक अर्थात 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एक परत चढ़ा दी जाती है। जब प्रकाश की किरण को इसके एक सिरे से कुछ कोण पर आपतित कराया जाता है तो जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो बार बार उस किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और दूसरे सिरे से बिना तीव्रता में कमी किए हुए बाहर निकल जाता है। 1 मार्क्स के लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि ये प्रकाश की किरण पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रकाश की किरण में ऊर्जा का थोड़ा सा भी ह्रास नहीं होता है। जितना किरण प्रवेश करता है मींस 100% प्रवेश, जितना किरण का जो ऊर्जा है वो बाहर निकलने के बाद भी जो है उतना ही ऊर्जा रहता है। बट प्रकाश के परावर्तन में 100% परावर्तित किरण की ऊर्जा नहीं होती है। आपतित किरण की ऊर्जा और परावर्तित किरण की ऊर्जा में कुछ जो है वह अंतर पाया जाता है, लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में आपतित किरण और ये जो परावर्तित किरण होती है इसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि इसमें ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है, लेकिन प्रकाश के परावर्तन में ऊर्जा का ह्रास होता है। ऑप्टिकल फाइबर का कुछ उपयोग भी होता है। ये घर की सजावट में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। दूरस्थ स्थानों तक प्रतिबिंब को भेजने के लिए, इमेज को भेजने के लिए भी इसका उपयोग हम लोग करते हैं। दूर संचार में, केबल में इसका उपयोग किया जाता है। ये सब प्रकाशिक तंतु का उपयोग होता है। उसके बाद अगर दो समतल दर्पण एक दूसरे के समानांतर स्थित है और उस कंडीशन में उसमें जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो संख्या होगी उसे हम लोग इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। n बराबर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की संख्या n बराबर l बटे h इंटू tan थीटा। ये l जो है वह समतल दर्पण की लंबाई है और h जो है दोनों समतल दर्पण के बीच की दूरी है, और थीटा जिस कोण पर हम लोग प्रकाश किरण को आपतित करवाए वह कोण थीटा है। इससे हम लोग निकाल देंगे कि अगर दो समतल दर्पण एक दूसरे के समानांतर स्थित है तो उसमें जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की संख्या होगी वह संख्या कितनी होगी। लेंस में वस्तु और वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है वह 4f के बराबर में होती है। 4f के बराबर 1 मार्क्स क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट होता है कि लेंस में वस्तु और वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 4f के बराबर होती है। बोल सकता है कि एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु और उसके बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होगी, तो 4f मींस f 20 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 80 सेंटीमीटर पर जो होगा वह वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी बनेगा। अब हम लोग लेंस पॉइंट पर विचार करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दो अपवर्तक पृष्ठों को, दो गोलीय अपवर्तक पृष्ठों को मिलाकर के लेंस का निर्माण किया जाता है। लेंस जनरली दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। उत्तल लेंस जिसके बीच का भाग उभरा हुआ हो उसे हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं, और जिसके बीच का भाग धंसा हुआ हो उसे हम लोग अवतल लेंस कहते हैं।
उत्तल लेंस को भी 3 पार्ट्स में बांटा गया है और अवतल लेंस को भी 3 पार्ट्स में बांटा गया है। फिर उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तो उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। यह वस्तु की भिन्न भिन्न स्थिति पर निर्भर करता है। यदि वस्तु को हम लोग फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में, ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं, तो उस स्थिति में प्रतिबिंब जो बनता है लेंस के द्वारा, उत्तल लेंस के द्वारा आभासी और सीधा लेंस के उसी ओर बनता है जिस ओर वस्तु रहता है। के द्वारा जो है यह प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। फिर लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस निर्मात्री सूत्र। लेंस मेकर फॉर्मूला होता है 1/f बराबर म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2 है। अब है कि भिन्न भिन्न स्थितियों में भिन्न भिन्न माध्यम में रखने पर लेंस की फोकस दूरी और लेंस की प्रकृति जो है वह बदल जाती है। यदि लेंस को हम लोग ऐसे माध्यम में रख दें जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर है, तो उस स्थिति में लेंस जो है वह समतल कांच के प्लेट की तरह कार्य करता है और उस माध्यम में जो है लेंस अदृश्य हो जाता है और लेंस समतल कांच के प्लेट की तरह कार्य करता है। लेंस की फोकस दूरी बढ़कर अनंत हो जाती है और लेंस की क्षमता जो है वह शून्य हो जाती है। हमेशा इस पॉइंट से बदल बदल कर 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा है कि अगर समान अपवर्तनांक वाले में रख दिया जाए लेंस को, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो लेंस की फोकस दूरी अनंत हो जाएगी। समान अपवर्तनांक वाले में रख दिया जाए तो लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी? तो लेंस की क्षमता शून्य हो जाएगी। समान अपवर्तनांक वाले माध्यम में रख दिया जाए तो उस स्थिति में लेंस कैसा व्यवहार करेगा? तो लेंस जो है समतल कांच के प्लेट की तरह व्यवहार करेगा और लेंस अदृश्य हो जाएगा। जादूगर भी इसी का उपयोग करता है। अब दूसरा है कि यदि लेंस को ऐसे माध्यम में रख दिया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से ज्यादा है, तो इस स्थिति में लेंस की प्रकृति बदल जाएगी और लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक हो जाएगी। उदाहरण के लिए हम लोग देख सकते हैं कि यदि वायु के बुलबुले जो हवा में उत्तल होता है और उसे अगर हम लोग जल में डुबा दें, तो इस स्थिति में जल में वायु का बुलबुला जो है वह अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। 1 नंबर क्वेश्चन में पूछता है कि वायु का बुलबुला जल में किस तरह कार्य करता है? तो वायु का जो बुलबुला है वह जल में अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। तीसरा पॉइंट है कि यदि लेंस को ऐसे मीडियम में रख दिया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से कम है, तो उस स्थिति में लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी परंतु लेंस की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे यदि उत्तल लेंस को जल में डुबा दिया जाए तो इस स्थिति में लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी और लेंस की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगी। मींस उत्तल लेंस को अगर हम लोग जल में डुबाएंगे तो वह उत्तल लेंस की तरह ही कार्य करेगा। यहां पर से 1 मार्क्स क्वेश्चन कुछ अलग ढंग से करके पूछता है कि यदि अवतल लेंस को जल में डुबा दिया जाए तो अवतल लेंस की प्रकृति क्या होगी? अभिसारी होगी, अपसारी होगी, कम अपसारी होगी और इनमें से कोई नहीं। तो अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस भी कहते हैं। 4 ऑप्शन है यहां पे, अपसारी, अभिसारी, कम अपसारी और इनमें से कोई नहीं। तो जैसे ही जल में डुबाएंगे तो वो प्रकृति तो नहीं बदलेगी, अपसारी ही रहेगी, लेकिन कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा। तो यहां पे जो आपका आंसर होगा वह कम अपसारी होगा। याद रखिएगा, क्वेश्चन उत्तल लेंस से जब भी पूछता है तो उत्तल लेंस से पूछता है कि उत्तल लेंस को जब जल में डुबा दिया जाए तो वह कैसा व्यवहार करेगा? अभिसारी, अपसारी, कम अपसारी, इनमें से कोई नहीं, तो अभिसारी ही आंसर होगा। लेकिन अवतल लेंस को जब जल में डुबा दिया जाए तो कैसा व्यवहार करेगा? तो अवतल लेंस को जल में डुबा दिया जाए तो अपसारी और कम अपसारी दोनों ऑप्शन दे दे तो उस कंडीशन में आपका आंसर होगा कम अपसारी। 1 मार्क्स में प्रकार से पूछ सकता है कि यदि किसी लेंस के आधे भाग को काले रंग से पेंट कर दिया जाए तो इस स्थिति में उसकी फोकस दूरी, उसके आकार और प्रतिबिंब में क्या परिवर्तन होगा? तो याद रखिएगा, जब किसी लेंस के आधे भाग को काले रंग से पेंट कर दिया जाए तो उस स्थिति में उसके फोकस दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा और प्रतिबिंब के आकार में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, परंतु प्रतिबिंब की तीव्रता अर्थात चमक कम हो जाएगी। उसके बाद फिर
यदि कोई लेंस भिन्न भिन्न अपवर्तनांक वाले पदार्थों से मिलकर के बना हुआ है, भिन्न भिन्न अपवर्तनांक, अलग अलग अपवर्तनांक वाले पदार्थों से मिलकर के बना हुआ है, तो उस स्थिति में जितने अपवर्तनांक वाले पदार्थ से बना हुआ होगा, लेंस की फोकस दूरी भी उतना ही होगी और उसमें प्रतिबिंब की संख्या भी उतना ही होगी। यदि कोई लेंस दो अलग अलग पदार्थों से, दो अलग अलग अपवर्तनांक वाले पदार्थों से मिलकर बना हुआ है, तो उस स्थिति में जो उसके द्वारा जो प्रतिबिंब की संख्या होगी वह 2 होगी। यदि 3 अलग अलग अपवर्तनांक वाले पदार्थों से मिलकर के बना होगा तो प्रतिबिंब की संख्या जो भी होगी वह 3 ही होगी। मींस जितने भी अलग अलग अपवर्तनांक से बने रहेंगे लेंस, प्रतिबिंब की संख्या भी उतना ही होगी। 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछता है। अब है कि यदि किसी लेंस को आधे भाग से काट दिया जाए तो आधे भाग से 2 कंडीशन से काटा जा सकता है, एक उसके प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर और एक प्रिंसिपल एक्सिस के एलोंग में, है ना। तो यदि किसी लेंस को उसके मुख्य अक्ष के अनुदिश मींस हॉरिजेंटली आधे भाग से काट दिया जाए तो उसके फोकस दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा और उस प्रतिबिंब के आकार में भी, उसके द्वारा बने प्रतिबिंब के आकार में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, परंतु प्रतिबिंब की तीव्रता कम हो जाएगी। परंतु यदि लेंस को मुख्य अक्ष के लंबवत 2 बराबर भागों में काट दिया जाए तो इस स्थिति में लेंस जो है वह समतुल लेंस की तरह कार्य करेगा और लेंस की फोकस दूरी दुगनी हो जाएगी। पहले लेंस की फोकस दूरी के कटे हुए भाग की जो फोकस दूरी होगी वह दुगनी हो जाएगी। मींस काटने के पहले परपेंडिकुलरली, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलरली काटने के पहले यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर थी तो काटने के बाद जो फोकस दूरी हो जाएगी 10 दूनी 20 हो जाएगी, दुगनी हो जाती है फोकस दूरी। याद कीजिए, रखिएगा। परंतु प्रतिबिंब की चमक में कोई परिवर्तन नहीं होगी, जैसा पहले चमक था प्रतिबिंब की चमक भी वैसा ही रहेगी। मींस प्रतिबिंब की तीव्रता में भी कोई कमी नहीं होगी। 1 मार्क्स में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पर क्वेश्चन पूछ सकता है कि यदि किसी दर्पण को पानी में डुबा दिया जाए तो उसके फोकस दूरी में क्या परिवर्तन होंगे। तो यदि किसी दर्पण को पानी में डुबा देंगे तो उस स्थिति में उसके फोकस दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगी, सिर्फ उसके प्रकाश की चाल में परिवर्तन होगी, परंतु फोकस दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगी। परंतु अगर लेंस को पानी में डुबा देंगे तो उसकी फोकस दूरी परिवर्तित हो जाती है। जनरली जल में डुबाने पर, लेंस को जब हम जल में डुबाते हैं तो उसकी फोकस दूरी 4 गुनी बढ़ जाती है। अगर हवा में फोकस दूरी 15 है और उसे जल में डुबा देंगे तो उसकी फोकस दूरी 15-60 सेंटीमीटर हो जाएगी। 1 मार्क्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंपटीशन में भी ये बात पूछता है। अब हम लोग विचार करेंगे प्रिज्म पॉइंट पे। प्रिज्म, जैसा कि आप जानते हैं, प्रिज्म के द्वारा 2 क्रियाएं होती है, एक विचलन की क्रिया और एक वर्ण विक्षेपण की क्रिया। अगर एक वर्णी प्रकाश की किरण प्रिज्म से गुजारा जाए तो उस स्थिति में सिर्फ जो है विचलन की क्रिया होती है, परंतु अगर श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर के गुजरे तो वर्ण विक्षेपण की क्रिया और विचलन की क्रिया दोनों होती है। वर्ण विक्षेपण अर्थात प्रकाश की किरण को 7 रंगों में बट जाना, 7 रंगों में बटने की क्रिया को ही हम लोग वर्ण विक्षेपण की क्रिया कहते हैं। श्वेत प्रकाश या सूर्य की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर के गुजरती है तो वह 7 रंगों में बढ़ जाती है और 7 रंगों में जब वो अलग अलग बढ़ती है, सबका अलग अलग विचलन होता है। सबसे अधिक विचलन जो होता है वह बैगनी रंग, वायलेट रंग का होता है और सबसे कम विचलन जो होता है वह लाल रंग का होता है। 1 मार्क्स में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सबसे अधिक विचलन प्रिज्म से गुजरने के बाद प्रकाश की किरण का सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है। तो सबसे अधिक विचलन जो होता है वह बैगनी रंग का होता है और सबसे कम विचलन जो होता है वह लाल रंग का होता है। पीले रंग को हम लोग माध्य रंग भी और उसके तरंग दैर्घ्य को हम लोग माध्य तरंग दैर्घ्य भी कहते हैं। ये विचलन भिन्न भिन्न रंगों में अलग अलग विचलन होना, ये डेल्टा बराबर μ-1 इंटू ए पर निर्भर करता है। जिसका अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उसका विचलन कोण भी उतना ही अधिक होगा। तो सबसे ज्यादा अपवर्तनांक जो होता है वह बैगनी रंग का होता है, इसलिए बैगनी रंग का विचलन भी सबसे ज्यादा होता है। और लाल रंग का अपवर्तनांक कम होता है, इसलिए लाल रंग का विचलन भी जो होता है वह कम होता है। उसके बाद फिर प्रकाश का प्रकीर्णन। वायुमंडल में धूलकण और आयन होते हैं और जब सूर्य की प्रकाश इस धूलकण और आयन पर पड़ते हैं तो ये इनसे टकराकर पुनः वापस लौट जाते हैं। ये वापस लौटने की जो क्रिया है इसे ही हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। और ये प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता मीन्स जो किरण वापस लौटती है इसकी तीव्रता जो है यह रायले के अनुसार से
आई एवरेज 1 लैम्डा पर पावर 4 होता है। मीन्स प्रकिरणित प्रकाश की तीव्रता प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जनरली जो रेड कलर और वायलेट कलर का जो वेवलेंथ होता है, तो रेड कलर का जो वेवलेंथ होता है वह वायलेट कलर के वेवलेंथ का दुगुना होता है। तो यहां पर आई एवरेज 1 लैम्डा पर पावर 4 से स्पष्ट होता है कि जिस प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कम होगा उसका प्रकीर्णन ज्यादा होगा, उसका स्कैटरिंग जो होगा, मीन्स वह किरण जो है वापस ज्यादा लौटेगी। तो बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कम है, रेड कलर के से जो तरंगदैर्घ्य होता है उसका करीब करीब हाफ होता है बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य, इसलिए बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। लगभग लाल रंग के प्रकीर्णन का 16 गुना ज्यादा होता है बैगनी रंग का प्रकीर्णन। इसीलिए प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से ही आकाश का रंग जो है वो हम लोग को नीला दिखाई पड़ता है। सुबह और शाम जो है पूर्व और पश्चिम जो है वह लाल दिखाई पड़ता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से ही बादलों का जो रंग होता है वह सफेद होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से ही एम्बुलेंस पर क्रॉस का चिन्ह जो होता है वो रेड कलर से किया जाता है। और सिग्नल जो होते हैं, रेलवे सिग्नल जो होते हैं वो भी रेड होते हैं। क्रिकेट का गेंद होते हैं वो रेड, हरे रेलगाड़ी को रोकने वाली हरी झंडी, ये सभी जो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से ही जो होते हैं वो रेड होते हैं। इंद्रधनुष जिसे हम लोग रेनबो कहते हैं, एक्चुअल में जो इंद्रधनुष जो रेनबो है ये प्रकाश के वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, अपवर्तन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और विचलन डिविएशन, ये तीनों का सम्मिलित रूप से एग्जाम्पल है। मीन्स इंद्रधनुष जो है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण, प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के विचलन का जो है ये एग्जाम्पल है। ये रेनबो दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो। प्राइमरी रेनबो क्या है? वर्षा की बूंदों में 2 बार अपवर्तन और 1 बार आंतरिक परावर्तन के बाद न्यूनतम विचलन के कारण से जो होता है ये प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। और वर्षा की बूंदों में सूर्य की किरणों का 2 बार अपवर्तन और 2 बार आंतरिक परावर्तन के पश्चात न्यूनतम विचलन के कारण से जो है यह द्वितीयक इंद्रधनुष का निर्माण करता है। अब हम लोग ऑप्टिकल 2 मेन पॉइंट पर जो तुरंत हम लोग इसको अभी हम लोग ठीक पहले खत्म किए हैं। जैसा कि आपको बताए थे कि मानव नेत्र, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी ये प्रकाशिक यंत्र होते हैं। ये इसके द्वारा हम लोग वस्तु को देखते हैं। तो इसमें जो दूर बिंदु होता है वह अनंत होता है सामान्य नेत्र के लिए, और जो निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर होता है। अर्थात 25 सेंटीमीटर को हम लोग स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। मानव नेत्र में जो रेटिना पर जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब होता है वह अस्थायी होता है, वह 1/10 सेकेंड तक ही मानव नेत्र में वह ठहरता है और उसके बाद फिर वो खत्म हो जाता है। और ये अनंत को और जो 25 सेंटीमीटर है इसके बीच की दूरी को हम लोग दृष्टि विस्तार कहते हैं। और 4 प्रकार से डिफेक्ट्स ऑफ विजन हम लोग जानते हैं। एक निकट दृष्टि दोष जिसको हम लोग मायोपिया बोलते हैं, दूर दृष्टि दोष जिसको हम लोग लॉन्ग साइडनेस बोलते हैं, और अबिंदुकता जिसे हम लोग एस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं, और जरा दृष्टि दोष जिसे हम लोग प्रेसबायोपिया या ओल्ड साइडनेस भी बोलते हैं। तो निकट दृष्टि दोष जब किसी वस्तु को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है तो हम लोग कहते हैं कि उस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है। इस निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि नेत्र गोलक जो है वह बड़ा हो जाता है, आई बॉल जो है वह बड़ा हो जाता है और फोकस दूरी जो है वह छोटा हो जाता है। इसके उपचार के लिए हम लोग आवश्यक फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूर दृष्टि दोष में जब किसी व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को जो है अखबार या किताब पढ़ने में कठिनाई होती है। 1 मार्क्स में पूछ सकता है किसी व्यक्ति को अखबार या किताब पढ़ने में कठिनाई हो रही है, वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो वह व्यक्ति जो है दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है। अगर किसी व्यक्ति को 2 मीटर पर रखी हुई वस्तु को पढ़ने में कठिनाई हो रहा है तो भी वह व्यक्ति जो है दूर दृष्टि दोष से ही पीड़ित है। इसके कारण से नेत्र गोलक जो है छोटा हो जाता है, आई बॉल जो है छोटा हो जाता है और फोकस दूरी जो है अधिक हो जाता है। रेटिना पर प्रतिबिंब ना बन करके रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनने लगता है दूर दृष्टि दोष में, और निकट दृष्टि दोष में जो है प्रतिबिंब जो है रेटिना के आगे बढ़ने लगता है। इसके लिए आवश्यक फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जब किसी व्यक्ति को एक ही साथ क्षैतिज हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रखी हुई वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ती है तो हम कहते हैं कि वह व्यक्ति जो है अबिंदुकता से पीड़ित है। अबिंदुकता का जो कारण है वह कॉर्निया की वक्रता त्रिज्या बदल जाने के कारण से। अगर कोई व्यक्ति अबिंदुकता से पीड़ित है तो उसे बेलनाकार लेंस, सिलिंड्रिकल लेंस
उपयोग करने की सलाह दी जाती है। अब व्यक्ति अबिंदुकता के साथ साथ दूर तथा निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है तो उसे गोलीय बेलनाकार लेंस उपयोग करने की सलाह दी जाती है। उसके बाद जरा दृष्टि दोष, जिसे ये ज्यादातर बुढ़ापे में होता है और इसमें किसी व्यक्ति को जब निकट के साथ साथ दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है तो हम कहते हैं वह व्यक्ति जो है जरा दृष्टि दोष से पीड़ित है। मीन्स जिसे हम लोग कहते हैं प्रेस बायोपिया भी और ओल्ड साइडनेस भी। से हम लोग से उम्र बढ़ता जाता है, मानव नेत्र की चमक जो है, फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। इसके कारण से यह दोष उत्पन्न होता है और इस दोष को दूर करने के लिए द्विफोक्सी बाइफोकल लेंस उपयोग करने की सलाह दी जाती है। सूक्ष्मदर्शी जैसा कि बताए थे दो प्रकार के होते हैं, एक सरल सूक्ष्मदर्शी और एक संयुक्त, एक सिंपल माइक्रोस्कोप और एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप जो है उसे हम लोग आवर्धक लेंस भी कहते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग लेंस भी कहते हैं। यह कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होता है और इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह आभासी और सीधा बनता है। सरल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। इसके बाद फिर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, यह कम फोकस दूरी के दो उत्तल लेंसों का बना होता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में वस्तु के लेंस के द्वारा, ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और आवर्धित होता है। वस्तु लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक, उल्टा और आवर्धित होता है। वास्तविक, उल्टा और आवर्धित प्रतिबिंब को हम लोग नेत्रिका के फोकस के अंदर रखते हैं तो उस स्थिति में जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है वह आभासी और उल्टा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। 1 मार्क्स में पूछता है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी दर्शी के द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है वह आभासी और उल्टा होता है। उसके बाद फिर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नली की लंबाई को बढ़ा करके आवर्धन क्षमता को बढ़ाई जा सकती है। जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो इस स्थिति में जो है आवर्धन क्षमता का जो फॉर्मूला होता है m बराबर माइनस VO बटा UO इंटू 1 प्लस D बटा FE होता है। और इस स्थिति में जो नली की जो यंत्र की जो लंबाई होती है वह L बराबर VO अब प्लस UE होता है। सूक्ष्मदर्शी में जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो इसे हम लोग सामान्य समायोजन की स्थिति कहते हैं। मीन सामान्य समायोजन की स्थिति में आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला m बराबर माइनस VO बटा UO इंटू 1 प्लस D बटा FE और लेंस यंत्र की लंबाई L बराबर VO प्लस UE। और जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है अंतिम प्रतिबिंब तो इस स्थिति में m बराबर माइनस VO बटा UO इंटू V, क्योंकि 1 जो है वह हट जाता है और L बराबर VO प्लस FE। अब क्या है, हम लोग दूरदर्शी पॉइंट पर विचार करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं टेलीस्कोप। टेलीस्कोप भिन्न भिन्न फोकस दूरी का दो उत्तल लेंस होता है, इसके द्वारा दूर की वस्तुओं को देखा जाता है। इसमें हम लोग का एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ही इंपॉर्टेंट है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जिसमें आकाशीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है और इसके द्वारा जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है यह आभासी और उल्टा बनता है। चूंकि ज्यादातर आकाशीय पिंड गोल होते हैं इसलिए प्रेक्षक को उल्टा प्रतिबिंब जो है वह प्रभावित नहीं करता है। और एक पार्थिव दूरदर्शी होता है, वह पृथ्वी पर स्थित दूर की वस्तु को देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है और इसके द्वारा जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है वह आभासी और सीधा बनता है। और उसके बाद फिर ये गैलीलियन दूरदर्शी जो है, यह जो है पार्थिव दूरदर्शी का एग्जाम्पल है। इसके बाद फिर परावर्ती दूरदर्शी, चूंकि ये जो प्रतिबिंब बनता है टेलीस्कोप के द्वारा वह ज्यादा स्पष्ट नहीं होता है और धुंधला सा दिखाई पड़ता है, इसमें वर्ण विपतन का दोष उत्पन्न हो जाता है। वर्ण विपतन एक प्रकार का ऐसा दोष है जो लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ता है और चूंकि रंगीन होने के कारण से वह ज्यादा स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है, धुंधला सा दिखाई पड़ता है। लेंस के द्वारा बने प्रतिबिंब में इस प्रकार के दोष को ही हम लोग वर्ण विपतन दोष कहते हैं। तो दूरदर्शी ये टेलीस्कोप के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसमें वर्ण विपतन दोष पाया जाता है। उसी वर्ण विपतन दोष को दूर करने के लिए हम लोग बड़े द्वारक के अभिदृश्यक का जरूरत पड़ता है और बड़े द्वारक के अभिदृश्यक के लिए दर्पण का उपयोग किया जाता है। और दर्पण के लिए
जो है अवतल दर्पण का, बड़े द्वारक के अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। वह जो दर्पण होता है वह परवलयाकार पैराबोलिक टाइप का दर्पण होता है, जिससे वर्ण विभेदन दोष जो है वह दूर हो जाता है और इसके द्वारा भी जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है वह आभासी और सीधा बनता है। आवर्धन क्षमता का सभी टेलीस्कोप का एक ही फॉर्मूला होता है, बस जिसमें जिसमें अंतिम प्रतिबिंब सीधा बनता है वह प्लस में होता है और जिसमें उल्टा बनता है वह उसमें माइनस होता है। मीन्स खगोलीय दूरदर्शी के द्वारा m बराबर जो फॉर्मूला होता है आवर्धन क्षमता का, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो m बराबर माइनस FO बटा FE इंटू 1 प्लस FE बटा D होता है। और इस स्थिति में यंत्र की लंबाई L बराबर जो फॉर्मूला होता है वह FO प्लस UE होता है। और जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो m बराबर माइनस FO बटा FE होता है। और उस स्थिति में L बराबर जो फॉर्मूला होता है वह FO प्लस FE होता है। इस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट पर हम एक नजर पूरे रे ऑप्टिक्स पर हम लोग विचार किए हैं। अगर इसको आप ध्यान से सुनिएगा तो हम उम्मीद करते हैं कि 1 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप सारे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। आप बुक भी आप देख सकते हैं, इसको सुनिए और बुक अगर आपके पास है तो 1 मार्क्स क्वेश्चन आप बनाइए। 90% 95% क्वेश्चन जो है आपका सॉल्व हो जाएगा और एग्जामिनेशन में हम उम्मीद करते हैं कि 100% क्वेश्चन जो है आपका सॉल्व हो जाएगा। इसलिए इसको बार बार आप सुनिए। और हाँ, इसी प्रकार हम अगला जो आपका होगा वो हम वेव ऑप्टिक्स से स्टार्ट करेंगे और जब वेव ऑप्टिक्स समाप्त हो जाएगा तो पुनः लास्ट में हम फिर इस प्रकार का हम ऑब्जेक्टिव टाइप जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट पर विचार करेंगे। इसके लिए आप क्या कीजिए कि आप सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को, क्योंकि अभी तक आप लोग जो है जितने भी बच्चे आप देख रहे हैं वो 21% बच्चे जो है आप वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो वीडियो आप तक नहीं पहुंचेगा।